नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 128 करेंगे और जिन लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सारा सेट का जितना भी सेट हुआ है सबका पीडीएफ मिल जाएगा। चाहे तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। देखें, सवाल है यार, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। देखें यार, इस फंक्शन के बराबर में कुछ नहीं दिया ना तो ये किसी रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहाँ एंगल के जगह जो मर्जी ले सकते हैं। आप बस ध्यान रखिएगा कि ऐसा एंगल नहीं ले लेना है जिसको लेने पर रिजल्ट इनफाइनाइट आ रहा हो। उसके अलावा जो मर्जी सो ले लीजिए। तो यहाँ थीटा अगर 45 लेते हैं तो सेक 45 क्या हो जाएगा, √2 माइनस टेन 45 क्या होता है 1 और पावर में कितना है 2। अब यार ऑप्शन को चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में थीटा 45 लेने पे रिजल्ट √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा। तो ऑप्शन ए में कॉट 45 क्या होगा 1 होगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी तो 1 है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब कॉस 45 क्या होता है 1/√2। कॉसेक 45 √2 होता है, √2 से √2 कैंसिल, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1। तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। बच गया बी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ऐसे एक ही ऑप्शन बचा तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका, इसका बेसिक अप्रोच है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप वैसे भी कर सकते, पर हम बोलेंगे आप एंगल पुट करके इस सवाल को करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखें, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। ओके, सबको पता है। टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा/cos थीटा। अब सबके पावर में 2। अब यार एलसीएम हो जाएगा cos, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा, कंप्लीट टू दी पावर 2 है। अब यार इसको ब्रेक करके अगर लिखेंगे ना आप तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी इस चीज को आप 2 बार लिख सकते हैं। पावर में 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, और बट्टा में ये चीज तो आप लोगों को पता ही है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यार यहाँ 1 के पावर कुछ नहीं तो 2 तो लगा ही सकते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका बेसिक भी ज्यादा मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं, पर एंगल रख के बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों में बहुत वेरिएशन होता है। तो एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना वो चीजें माइंड में आ नहीं पाएगा कि यहाँ पे क्या लगाना है। तो आप एंगल रख के इस सवाल को सॉल्व किया कीजिए। देखिए, का निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। चलकर जाने कहने का मतलब हुआ पैदल जाने और साइकिल से वापिस आने में। पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है तो टोटल टाइम लगता है 3 घंटा 45 मिनट। आगे का, उसे चलकर जाने और आने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। चलकर यानी कि पैदल जाती है और पैदल ही आती है, तो आप बताएं P प्लस P क्या हो जाएगा 2P का, उसको 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, तो 2P बराबर 4 घंटा 20 मिनट। अब यार जरा गौर से देखिए सवाल का, उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा। अगर साइकिल से जाएगी और साइकिल से ही आएगी, यानी कि आपसे पूछा है 2C का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ P का कोफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 2P प्लस 2C बराबर 45 दूना 90 मिनट और 3 दूना 6 घंटा। क्लियर है।
तो यार 90 मिनट यानी कि 60 मिनट प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 7 घंटा 30 मिनट। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिएगा, 2p से 2p कैंसिल, डायरेक्ट आ गया आपको 2c बराबर 30 मिनट में से 20 मिनट गया 10 मिनट, 7 घंटा में से 4 घंटा गया 3 घंटा, यानी साइकिल से जाने और साइकिल से आने अर्थात 2c का वैल्यू आ गया 3 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन ए। देखिए का पवित्रा, पी बोलते हैं यार, पी एक काम को 8 दिन में कर सकती है और दीनू यानी डी उसी काम को 10 दिन में, तथा नाबा यानी एन काम को 12 दिन में कर सकती है। का पी काम को कर देगी 8 दिन में, डी कर देगी 10 दिन में एंड एन कर देगी 12 दिन में। 8, 10, 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना मेरे भाई, 120। 8 से 15 8 20 से 10 से 12 और 12 से 10 12। क्लियर है यहाँ तक। कहा कि पवित्रा 2 दिन बाद एक साथ काम करना सबने शुरू किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़कर चली गई। शेष कार्य दीनू और नाबा द्वारा किया गया, तो सारा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखें यार, का सबने मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद पी चला गया है, तो सबने मिलकर अगर काम चालू किया है, पी एक दिन में 15 काम, डी एक दिन में 12, एन एक दिन में 10, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 37 काम। एक दिन में 37 काम तो 2 दिन में 74 काम। क्लियर ना, 120 काम है, 74 हो गया तो रिमेनिंग वर्क बच गया है कितना, 46 काम शेष बच गया। अब का शेष काम को डी और एन मिलकर करता है, तो डी एक दिन में 12, एन एक दिन में 10, दोनों मिलकर एक दिन में 22 काम, तो 46 काम करने में कै दिन लग जाएंगे, 46/22 यानी कि 23/11 दिन। सवाल का टोटल टाइम बताना है, तो शुरू के 2 दिन तक तो सबने मिलकर काम किया है और रिमेनिंग काम को करने में टाइम लग गया है 23/11 दिन। तो टोटल टाइम कितना, 11 दूना 22 और 23 45/11, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 11:30 है। रेत और रोड़ी का रेशियो दिया है। अब इसने आगे बोला कि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। देखिए यार, दोनों मिक्सचर में रोड़ी कॉमन है। यहाँ रोड़ी का वैल्यू कितना है 30 और यहाँ रोड़ी का वैल्यू कितना है 6। तो यार इस रेशियो को बैलेंस कीजिएगा, यानी रोड़ी का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। तो इस रेशियो में अगर आप 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 छक 30 और 5 सते 35 हो जाएगा। क्लियर है। आप बताइए, रेत है, पूछा आपसे रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत है कितना 41, तो किस ऑप्शन में 41 है, डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाती है। देखें का किसी संख्या में से अगर आपने 35 घटाया तो वो संख्या घटकर 80% रह गई। यार कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये बात तो मानते हैं। का उसमें से आपने कुछ घटाया तो घटकर 80% बच गया, यानी 80% बच रहा है, मीन्स घटा है कै परसेंट, तो 20% तो हो गया यार। 20% का वैल्यू 35। तो आपसे बोला संख्या का 4/5, 4/5 को अगर आप परसेंट में लाइएगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 20 बचे 100, यानी 20 चौक। आपसे 80% का वैल्यू पूछा, संख्या का 4/5 क्या होगा, यानी संख्या का 80% का वैल्यू क्या होगा। तो 20% अगर 35 है तो 80% क्या हो जाएगा, 35/20 गुना 80। 20 चौक 80, 35 चौक 140, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक शहर की जनसंख्या 8000 है, एक्चुअल में जनसंख्या है 8000, लेकिन का पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8600 जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं का संख्या पूछा। देखें जब भी 2 ग्रुप का चर्चा करें और एक बात अगर कॉमन करे ना तो आप एलिगेशन लगाइए। कहा कि पुरुषों के संख्या में यानी कि मेल के संख्या में 8% वृद्धि हो गया,
फीमेल के संख्या में 12% वृद्धि हो गया। का दोनों को मिलाकर कुल जनसंख्या जो है 8680 हो गया। तो आप ये निकाल लीजिए कि टोटल जनसंख्या में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। तो पहले जनसंख्या था 8000, अब 8680 हो गया, यानी वृद्धि हुआ है कितने का, 680 का। 680 का वृद्धि कितना पे, 8000 पे। परसेंट में तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटिएगा 17 चौक 68, 4 से काटिएगा 2, यानी टोटल जनसंख्या में वृद्धि हो गया 17/2% का। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखें यार, यहाँ आप इसको करने का तरीका क्या है कि आप सबको इंटीजर बना लीजिए। ये दोनों तो इंटीजर है, यहाँ फ्रैक्शन है, तो 2 हटाना पड़ेगा, यानी 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये 12 दूना 24, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना, 17। अब यार 17 में से 16 गया 1, 24 में से 17 गया, ये 24 है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 24 है। 24 में से 17 घटेगा मेरे भाई कितना, 7। तो मेल का संख्या है 7 यूनिट, फीमेल का संख्या 1 यूनिट, तो टोटल जनसंख्या 8 यूनिट। 8 का वैल्यू एक्चुअल में टोटल जनसंख्या था कितना, 8000, यानी 8 का वैल्यू है 8000। आपसे सवाल बोला महिलाओं की संख्या, महिलाओं का संख्या है कितना, 1 यूनिट, तो 1 का वैल्यू पूछा, 8 बराबर 8000, तो 1 का वैल्यू कितना, 1000, यानी फीमेल का संख्या है 1000, ऑप्शन डी। देखें, कहा है कि इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। गुणक यानी कि भाजकों का संख्या पूछा है, विषम भाजकों का संख्या क्या होगा। ऐसा सवाल कल भी हम लोगों ने किया था। 2 के पावर 9, 3 के पावर 5, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 6। विषम भाजकों का संख्या बोला ना, तो कुछ नहीं करना है, जिसका बेस सम है, यहाँ 2 इवन नंबर है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इवन बेस वाला को इग्नोर कर देना है, और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना। तो 5 और 1 6 गुना 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो 6 पचे 30, 30 सते 210, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। देखें यार, अब इसमें 3 टाइप के सवाल पूछते हैं, यहाँ पे तीनों डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज को जब बार बार लगातार सेट में ऐसे सवाल आते जाएंगे ना, तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। अगर बेसिक क्लियर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेसिक अगर नहीं पढ़े डिवाइजर टॉपिक तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, पर लगातार ऐसे सवाल करेंगे ना तो वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछता है क्या, एक तो कुल भाजकों का संख्या, और एक आपसे बोलेगा समभाजकों का संख्या, और तीसरा विषम भाजकों का संख्या। ओके ना। तो देखें यार, ये इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, पर इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पर करना क्या है कि 2-3 बार इस चीज को आप लिख के कर लेंगे ना, तो माइंड सेट हो जाएगा, और लगातार सेट में सवाल ऐसा मिलते जाएगा तो वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, पर आप लोग उस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखें, कुल भाजकों का संख्या अगर बोलेगा ना, तो सारे पावर में 1 जोड़ जोड़ कर गुना। तो यहाँ 9 है, 1 ऐड कीजिएगा 10, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। और अगर समभाजकों का संख्या बोलेगा, तो जिसका बेस इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो जिसका बेस इवन है उसके पावर को एज इट इज लिख लेना है। जिसका बेस इवन है, अगर समभाजकों का संख्या बोलेगा तो सम बेस वाला को एज इट इज लिखिएगा, और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना। तो 5 आए कितना, 6, 4 और 1 5, 6 और 1 कितना, 7। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखें यार, विषम भाजकों का अगर संख्या बोलेगा, तो जिसका बेस इवन है ना, जिसका बेस इवन है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। क्लियर है बात। अब विषम भाजकों का बोला तो विषम के पावर में, यानी सबके पावर में इवन बेस वाला को इग्नोर कर देना है, और बाकी के पावर में 1 जोड़कर गुना। तो 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। क्लियर है बात, मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि गुरुजी समभाजकों का संख्या बोला तो सम बेस वाला के पावर को ज्यों का त्यों लिखे, और अगर विषम भाजकों का संख्या बोला तो विषम वाला के पावर को ज्यों का त्यों क्यों नहीं लिखे। तो यार इस चीज के लिए थोड़ा बेसिक चीजें डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम जो है किसी दिन एक वीडियो बना देंगे डिवाइजर का, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये 3 चीज बार बार पूछता है पेपर में, तो आप इस चीज को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, का निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन उधर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए में है 57/120, बी में है 47/150, सी में है 61/110 एंड डी में है 43/140। ऐसा सवाल कल भी हमने बताया था। देखें यार, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो जिस भिन्न के हर का, हर यानी कि नीचे वाला वैल्यू, ये हर होता है नीचे वाला, जिस भिन्न के हर का प्राइम फैक्टर करने पर, हर का प्राइम फैक्टर करने पर या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए। क्लियर है, या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 अगर दोनों आ जाता है ना, तो वो भिन्न शांत दशमलव होता है। एक बार फिर से, जिस भिन्न के हर का प्राइम फैक्टर करने पर या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों अगर है, तो वो शांत दशमलव होगा। और उसके अलावा कुछ भी नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। शांत के लिए क्या होगा, हर का प्राइम फैक्टर करने पर या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 अगर दोनों आ जाता है, तो वो भिन्न शांत दशमलव होगा। उसके अलावा तो कुछ भी अशांत होगा। तो देखें यार, यहाँ पे करते हैं, 3 से कटेगा ये तो 19, और 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 40। अब 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 40 होता है 8 5 40, यानी 2 के पावर 3 गुना 5। तो यहाँ हर का प्राइम फैक्टर किए तो एक तो 2 है, 3 तो 2 आया है, केवल 2 3 बार है, यानी केवल 2 ही है ना यार। यहाँ ये 2 है और एक 5 है, तो ये भिन्न कैसा होगा, शांत। क्लियर है। अब इसका देखें यार, ये तो कटेगा नहीं, तो सिंपल हर का प्राइम फैक्टर कीजिएगा। 150 होता है 25 छक 150, या फिर 50 तिया 150, तो आप इसको 50 तिया, तो 50 3 आ गया। इसको करने का जरूरत भी नहीं है, 3 आ गया तो 2 और 3 के अलावा कुछ भी आएगा ना, तो वो अशांत होगा। यहाँ देखें 61 से तो कटेगा नहीं ये चीज, तो यहाँ पे 22 5 दहोतल से होता है। ठीक है, 22 होता है 11 गुना 2 गुना 5, तो 11 आ गया। 2 और 5 तो है, लेकिन 11 भी आ गया, तो ये अशांत होगा। केवल 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी साथ में रहे या अकेले रहे तो वो अशांत होगा। अब यहाँ देखें, ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो 140 होता है कितना, 70 दूना 70 होता है कितना, 7 दहा 2, 7 आ गया। तो आगे इसको प्राइम करने का जरूरत है नहीं, 7 आ गया तो ये भी कैसा होगा, अशांत होगा। यानी आपसे बोला शांत दशमलव प्रसार है, तो 57/120 ध्यान में रहेगा ना। शांत दशमलव क्या होगा, तो जिस भिन्न के हर का प्राइम फैक्टर करने पर या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 आ जाए साथ में, तो वो शांत दशमलव होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर आए, 3 7 कुछ भी आएगा, सब क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, का दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया, का एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना के बराबर है। का एलसीएम जो है ना, ये एचसीएफ से 92 गुना है, तो एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 92। क्लियर। अब यार इन दोनों का योग 92 और एक कितना हो जाएगा, 93 यूनिट, पर एक्चुअल में योग दिया है कितना, 372। तो मेरे भाई एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से 4 तिया 12, 4 नमा 36, यानी कि 4 हो जाएगा। 36 और 1 37 होगा ना, तो एक यूनिट 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 नमा 36, 368, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4।
का यदि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या, तो जब भी दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ मालूम, एक संख्या दिया है दूसरा बोला है, तो रिलेशन होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। ओके, तो 368 से 368 कैंसिल हो गया, सेकंड नंबर कितना 4। आसान सा ही सवाल था। एक चीज समझिए यार, देखें यहाँ जैसे 11 का स्क्वायर आप सबको तो याद है क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर सेम डिजिट को रिपीट करके अगर कोई संख्या बनाए उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे फिलहाल 1 को रिपीट किया है, तो 1 को कितना बार, 2 बार रिपीट किया है, तो 1 से 2 तक जाइए, 1 2 काउंटिंग में 1 2, उसके बाद घटते क्रम में। जैसे 1 से क्लियर नहीं होगा, 2 3 करेंगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर इसका निकालना है, एक का कितना ठो है, 3 ठो है, तो 1 से लेकर 3 तक लिखिए, 1 2 3। ओके ना, उसके बाद घटते क्रम में 2 और 1। जैसे मान लीजिए 1 है 4 ठो, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप बताएं 1 4 ठो है, तो 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ से घटते क्रम में 3 2 1। क्लियर हो गया। अब यार मान लीजिए 1 5 ठो है, तो आप बताएं इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 5 ठो है ना, तो 5 तक जाइए, 2 3 4 5, उसके बाद घटते क्रम में 4 3 2 1। क्लियर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, आसान सा चीज है। देखिए आप बताना यार, यहाँ 121 है, वर्गमूल क्या हो जाएगा 11। क्लियर। अब यहाँ 1 2 3 2 1 है, इसका वर्गमूल कै गो 1 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 तक है, यानी कि 3 गो 1 आएगा। यहाँ कितना है 4 तक है, यानी कितना 1 आएगा, 4 ठो 1 आएगा। और यहाँ कितना 1 है, 5 ठो 5 तक है, यानी कितना 1, 5 ठो 1। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है 17 का, 2017 में। अब यार इन सबको ऐड कीजिएगा, ये 4 ये भी 4 ये 3 ये 2 ये 1, 12,344। कहाँ गया 12,344, ऑप्शन सी। देखिए एक सीरीज दिया है 1 + 3 + 4 + 5। का इस सीरीज में टोटल 40 टर्म है। ओके ना। अब जरा देखें यार, यहाँ इस सीरीज को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट कोई सीरीज दिख ही नहीं रहा। जैसे 1 से कितना बढ़ रहा है, ये 2 ये 1 ये 1 और ये कितना 2, इस तरह से अलग थलग टाइप का बढ़ रहा, तो ये डायरेक्ट कोई सीरीज बन नहीं पा रहा। तो जब भी कोई सीरीज अगर डायरेक्ट देखने पे पता ना चले कि ये एपी का है या जीपी का है, तो थोड़ा सा वहां उसको अल्टरनेट ऑर्डर में एक बार चेक कीजिएगा। तो यहाँ जैसे 1 और 4 कितना है, 3 बढ़ रहा है, 4 से 7 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 7 से 10 कितना बढ़ा, तो ये एक तो सीरीज ये हो गया। अब एक दूसरा देखें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि इसमें 2 सीरीज को इसने मिक्स करके एक सीरीज बना दिया है। तो एक तो तरीका है कि आप इस सीरीज को सॉल्व कर लें और दूसरा सीरीज को सॉल्व करके उनका योग कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कई बार टाइम ज्यादा आपका खराब हो जाएगा। तो करना क्या है कि जब भी कोई सीरीज दिया हो और डायरेक्ट पता ना चले कि एपी है कि जीपी है, तो आप 2 टर्म को ऐड करके देख लिया कीजिए। 2 टर्म को अगर ऐड करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 9, 7 7 14, 10 9 19 प्लस। आप बताइए इस सीरीज में टोटल 40 टर्म है, हमने 2 टर्म को जोड़कर एक टर्म बना दिया, तो इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, आधा, यानी कि 20 टर्म होगा। ओके ना। अब चेक करें तो यार ये 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 5 19, यानी कि ये 5 से जुड़ कर आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये सीरीज जो है एपी का है। और एपी में आप सबको याद होगा n पदों का योग होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है।
तो यार एस एन, एनवा टर्म कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, एनवा नहीं, टोटल टर्म कितना है 20, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म, एन बाई 2 यानी कि 20/2 इंटू 2a है पहला टर्म 4 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 19 इंटू डी फॉर डिफरेंस कितने का 5 का। अब ये 2 से काटिएगा तो 10 हो जाएगा गुना, ये 4 दूना 8, 19 बचे 95, 95 और 8 103 गुना 10 कितना होगा 1030, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी कोई सीरीज अगर आपको दे दे और डायरेक्ट ना पता चले एपी है या जीपी, तो या तो अल्टरनेट ऑर्डर में वो चीजें बढ़ रहा होगा आगे, या फिर दो टर्म को आप लोग जोड़ जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखें, का एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेष के रूप में 4 बचना चाहिए, लेकिन जब उसे 7 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल ना बचे। तो यार जब 7 से विभाजित करते हैं उस नंबर को तो कोई शेष नहीं बच रहा, यानी कि वो नंबर 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा। तो डायरेक्ट आपको बेसिक करने का जरूरत है नहीं, ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है 7 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये 7 बचे 35, शेष बचा एक 16, ये नहीं कटेगा। 7 नमा 63, ये भी नहीं कटेगा। 7 से 7 बचे 35, 34 भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 35 शेष बचा 3 4 34 हो गया, कटेगा नहीं। यहाँ 7 बचे 35, 7 दूना 14, ये कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए का वार्षिक वेतन का 25%, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, पहला कंडीशन है। आगे कहा कि बी का मासिक वेतन, देखें यहाँ पे आराम से पढ़िएगा डाटा, का ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। आगे का बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, का बी का जो मासिक वेतन है ना ये सी के मासिक वेतन का 40%, तो सी का मासिक वेतन अगर 100 है तो बी का मासिक वेतन 100 का 40% कितना होगा 40, रेशियो लीजिएगा 20 दूना 40, 20 बचे 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे यार परसेंट से परसेंट, 5 से 16, 5 बचे 25। अब ए और बी का रेशियो लिखेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 16 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखें यार ये ए और बी के वार्षिक वेतन का रेशियो है, यहाँ बी और सी के मासिक वेतन का रेशियो है, तो इसको भी अगर मासिक में चेंज कीजिएगा, वार्षिक वेतन को मासिक में लाइएगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और रेशियो में 12 से 12 कटिए जाएगा, यानी कि यही मासिक वेतन का भी रेशियो हो जाएगा। ये ए और बी के मासिक वेतन का रेशियो, ये बी और सी के मासिक वेतन का रेशियो। अब इन दोनों में बी कॉमन है तो रेशियो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 5 से गुना, तो ए बी सी तीनों के मंथली इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का 32, बी का 5 दूना 10 और सी का 55 25। अब आगे का सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है। आप बताना रेशियो मासिक इनकम का है कि सी का भैया मासिक इनकम है 25 यूनिट, पर यहाँ सी का वार्षिक वेतन दिया है 6 लाख, तो सी का मासिक वेतन पता कर लेते हैं। वार्षिक वेतन 6 लाख यानी कि 6 पर 5 0, मास वार्षिक वेतन है 6 लाख, तो मासिक वेतन कितना 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 पचे 60 यानी कि 50,000। तो सी का मासिक वेतन है 25 यूनिट, पर एक्चुअल में है कितना 50,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 2000, 1 यूनिट 2000 मेरे भाई। तो कहा ए का मासिक वेतन 32 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट 2000, तो 32 यूनिट 32 दूना 64,000, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये कल वाला सेट का रिपीटेड सवाल है। n बराबर दिया है 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12, 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर है 14। कहा कि n के कितने धनात्मक गुणनखंड है। धनात्मक कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव
गुणनखंड पूछा है। कहने का सिंपल सा अर्थ ये हो गया कि इस फंक्शन के कुल भाजकों का संख्या, इसके धनात्मक गुणनखंडों का संख्या बोला, यानी कि इस फंक्शन के कुल भाजकों का संख्या बताइए। तो पहले तो डाटा को अरेंज कर लीजिए। 4 के पावर अगर 11 कॉमन कर लेंगे तो अंदर 1 बचेगा। यहाँ 12 है, 11 कॉमन कर लिए, 4 के पावर 1, यहाँ 4 के पावर 2 और यहाँ 4 के पावर कितना 3। अब यार ये 4 के पावर 11 गुना 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 16 80, 4 84 और 1 85। इसको प्राइम फैक्टर में अरेंज करेंगे। 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी 11 दूना 22 गुना 85, 17 पचे 85 यानी 5 गुना 17। पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। अब यार अगर समभाजकों का संख्या बोले ना, तो अभी हमने कराया जस्ट पहले एक सवाल, समभाजकों का संख्या बोले तो सबके पावर में 1 जोड़कर गुना, तो 22 और 1 23, 1 + 1 2 और यहाँ भी 1 + 1 2। क्लियर है? तो 23 चौक 92 हो जाएगा कुल भाजकों का संख्या। लेकिन ये कुल है यार, सॉरी ये कुल भाजकों का संख्या है। और समभाजकों का अगर फिर रिपीट कर रहे ताकि याद हो जाए, बार बार चीजें जब करेंगे ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, नहीं तो सम और विषम में थोड़ा प्रॉब्लम। ऐसे तो करने का तरीका क्या है, आप केवल सम वाला का ध्यान में रखिए और कुल भाजकों में से सम पता कर लेना है, कुल में से सम घटा दीजिएगा, विषम आ जाएगा। लेकिन सबको अलग अलग आप ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन ऐसे ज्यादा करना। अगर आपसे बोलेगा विषम तो कुल भी निकालना पड़ेगा, सम भी निकालना पड़ेगा, फिर घटा के विषम लेकर आइए, तो थोड़ा टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा आपका। इसीलिए सेपरेटली सबका अलग अलग वैल्यू याद रखिएगा। समभाजकों का संख्या बोले तो हमने बोला था जिसका बेस सम संख्या है उसके पावर को एज इट इज रखिए और बाकी में 1 जोड़कर गुना, तो 1 + 1 2, यहाँ 1 + 1 कितना 2 आ जाएगा वैल्यू। और अगर विषम भाजकों का संख्या बोला है तो जिसका बेस इवन नंबर है उसको इग्नोर कर दीजिए। 2 इवन है ना तो 2 को इग्नोर कर दीजिए, बाकी के पावर में 1 जोड़कर, तो 1 + 1 कितना 2, यहाँ भी 1 + 1 2, यानी कि विषम भाजकों का संख्या कितना 4। पूछा है कुल भाजकों का संख्या, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए कहा गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपया में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, यानी दोनों जानवर का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो सस्ते जानवर को सामान्य मूल्य पर बेचा। ये दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, और ये भाषा एक्स्ट्रा दे दिया है यार, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये मिस्टेक है। सवाल यह है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए यार मान लेते हैं घोड़े का क्रय मूल्य है एच, ओके ना। घोड़ा को 25% लाभ पर बेचे, यानी कितना में बेचे 125/100 में, ओके। और कहा कि ऊंट का क्रय मूल्य है यू, ऊंट को 20% हानि पर बेचे, यानी कितना में बेचे 80/100 में। तो ये घोड़े का विक्रय मूल्य है, ये ऊंट का विक्रय मूल्य है, और कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिएगा 16, 5 से काटिएगा 25। अब वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो h/u बराबर हो जाएगा 16/25, यानी घोड़े का क्रय मूल्य है 16 यूनिट, ऊंट का क्रय मूल्य है 25 यूनिट, दोनों को मिलाकर टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना 41 यूनिट, पर एक्चुअल में टोटल क्रय मूल्य दिया है कितना 51,250। काटिएगा तो एक बार 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए 41 यूनिट 51,250 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250। काटिएगा तो अब यार एक पता है सस्ते जानवर का लागत मूल्य, सस्ता जानवर का क्रय मूल्य कितना है 16 यूनिट, और ऊंट का 25 ज्यादा है ना, सस्ता का पूछा, यानी 16 का वैल्यू 1 बराबर 1250, तो 16 बराबर कितना 16 से 0, 16 पचे 80, हाथ मेरा 8, 16 दूना 32 और 8 40, 16 4 20, यानी 20,000। ऑप्शन नंबर डी। देखें का एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक कहने का मतलब 1 किलोमीटर
के बाद 4 मिनट आराम करता है तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय। कहा कि हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो आराम करता है तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगेगा। देखें यार, दूरी दिया है आपको 6 किलोमीटर और चाल दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कंटिन्यू चलते ना, बिना रुके कंटिन्यू चलते, तो ये बच्चा वाला सवाल हो गया कि सर 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, 8 के चाल से समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा 4। लेकिन इसने बोला क्या कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल करना ही है, लेकिन हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 मिनट आराम करता है तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखें यार, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। 6 किलोमीटर दूरी 8 के चाल से जाइएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल यानी 6/8 घंटा। लेकिन आपने आराम भी किया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। कहा 1 किलोमीटर चलने के बाद 4 मिनट, तो 6 किलोमीटर चलने के दौरान आपने कितना बार रुका होगा। तो एक बार देख लीजिए, जैसे यार यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर चले, एक बार यहाँ रुक गए, फिर 1 किलोमीटर चले, यहाँ एक बार रुके, अगेन 1 किलोमीटर चले, यहाँ रुके, फिर 1 किलोमीटर चले, यहाँ रुक गए, फिर 1 किलोमीटर चले, यहाँ पे रुके हैं। ठीक है, अगला 1 किलोमीटर, 1 1 2 1 3 4 5 चले, फिर यहाँ से अगला 1 किलोमीटर चलिएगा ना, तो अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे तो आप रुक जाइए, बैठ जाइए, जो मर्जी कीजिए, वो तो डाटा काउंट नहीं होगा ना यार। आपने इस 6 किलोमीटर चलने के दौरान रास्ते में कितने बार रुका, तो रास्ते में आपने रुका है 5 बार। कितना बार, 5 बार। एक बार रुके तो 4 मिनट आराम किए, 5 बार रुके होइएगा तो 4 पचे 20 मिनट आराम किए होंगे तो 20 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 आवर को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना तो 4 से 15 चौक 60, 15 तिया 45 मिनट, अब प्लस 20 मिनट यानी 65 मिनट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ए बराबर दिया है इतना, बी बराबर इतना, का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो देखें, आपको पता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके ना, और -2ab। ओके, ये चीज, और माइनस में है ए बी। अब यार देखिए, a प्लस बी निकालना, यानी इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा, a प्लस बी इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखें यहाँ पे जो टर्म है, दोनों टर्म सेम है, दोनों न्यूमेरिकल तो दोनों जगह सेम है, बस साइन का अंतर है। न्यूमेरिकल अगर सेम है और इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, और बट्टा में 3 - 2, 3 - 2 कितना, 1, तो 3 2 5, 5 दूना 10, ए प्लस बी का वैल्यू 10। ए इंटू बी क्या होगा, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना मेरे भाई, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी ए गुना बी, 1 मिनट यार, ए गुना बी क्या आ जाएगा, ए गुना बी 1 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं, वैल्यू रख देना है। ए प्लस बी 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, -2ab, तो ab का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 कितना, 2, और -ab यानी 1, तो 100 में से 2 गया 98, 98 में से 1 गया 97, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, का किसी समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज है, कहा कि इसके समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई ए, बी और सी सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखें यार, ये चीज पहले भी हमने कराया कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से अगर उसके तीनों भुजाओं पर लंब डाले हैं, तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है, तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा बराबर होता है 2/√3, 2/√3 इंटू तीनों लंब के लंबाइयों का योग। पहला लंब है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। क्लियर है। तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा मालूम है, बोला समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आप सबको पता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो मेंटली कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 बट्टा √3 का स्क्वायर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
4 से 4 कैंसिल हो गया, √3/3, √3/3 कहाँ है, √3/3 ABC का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 5 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, का 5 मिलीमीटर व्यास के बेलनाकार पाइप से जल 10 मीटर प्रति मिनट के दर से पानी बहता है। का एक शंक्वाकार बर्तन जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और गहराई 24 सेंटीमीटर है, का उस बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। पहले तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि गिराए गए किसी भी नल या पाइप द्वारा गिराए गए पानी का मात्रा बराबर, गिराए गए पानी का मात्रा बराबर होता है A गुना V गुना T, जहां A फॉर एरिया है, A फॉर एरिया यानी मुहाने का एरिया, जिससे पानी होकर गिरेगा उसके मुहाने का एरिया है ये। V फॉर वेलोसिटी है और T फॉर टाइम है, ये चीज पहले भी बोले। देखिए जैसे ये बेलनाकार पाइप है, इसका मुहाना, ये इससे पानी होकर गिरेगा, तो इसको तो सिंपल शब्दों में बोले तो ये हो गया मुहाने का एरिया, मुहाना है, ठीक है ना, तो मुहाने का एरिया। इसी को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देगा आपको अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा, सिंपल ऐसे आम बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ये है मुहाना, तो ये मुहाने का एरिया हो जाएगा। नहीं तो सवाल में कई जगह आपको लिखा रहेगा अनुप्रस्थ काट एरिया। अनुप्रस्थ कहने का मतलब ये जो मुहाना है ना, इस मुहाना को ही हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्लियर है बा? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी पाइप द्वारा गिराए गए पानी का मात्रा बराबर A गुना V गुना T होता है, A गुना V गुना T। क्लियर है बा? देखें का एक बेलनाकार पाइप है, जिसका व्यास है 5 मिलीमीटर। और एक चीज यार, ऐसे सवालों में यूनिट पर ध्यान रखिएगा। सवाल में आप देख रहे हैं यूनिट अलग थलग टाइप का दिया, कहीं मिलीमीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं मीटर है, तो यूनिट को सेम कर लीजिए। हाँ, सबको सेंटीमीटर बना लेना है। तो देखे ना, इसका व्यास है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। और यार मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाइएगा तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ओके ना? तो देखें यहाँ रेडियस है 5/2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में लाइएगा तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा रेडियस कितना, 1/4। अब का इस पाइप से जो है 10 मीटर प्रति मिनट के दर से पानी बह रहा है। मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में लाइए तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये पानी का जो है स्पीड है। अब का इस बेलनाकार पाइप से जो पानी है ना, वो एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसका व्यास 40 है। तो आप बताना, अगर व्यास 40 है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 20, और इसका गहराई यानी कि ऊंचाई दिया है 24। सवाल का भरने में, इस शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया T समय। तो इस बेलनाकार पाइप द्वारा T समय में गिराए गए पानी का मात्रा A गुना V गुना T। A फॉर एरिया, मुहाने का एरिया, तो मुहाना वृत्ताकार है तो वृत्त का एरिया पाई R स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर, अर्थात 1/4 गुना 1/4 गुना V फॉर वेलोसिटी 1000 इनटू टाइम, मान लेते हैं T मिनट, बराबर का। देखें यार, इस बेलनाकार पाइप द्वारा गिराए गए पानी से ये शंकु भर गया, यानी T समय में गिराए गए पानी का जो मात्रा होगा ना, वो शंकु के आयतन के बराबर। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर यानी 20 गुना 20 इंटू H है कितना, 24। अब काट पीट कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया यार। अब 4 से काटिएगा, या फिर देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 5 बार में। अब यार यहाँ से T बराबर क्या आ जाएगा, तो और कटेगा ना, ये 3 से 8 बार में ये कटेगा,
तो ये है 8 दूना 16 और 4 चौक 16, क्रॉस कीजिएगा तो 16 गुना 16 256 और टी दाएं साइड आके बट्टा में हो जाएगा। तो ये हो गया 51 सही 1/2 मिनट। अब इसको मिनट सेकंड में आंसर दिया तो 51 मिनट 1/2 मिनट को सेकंड में लाइएगा 60 से गुना, 1/2 मिनट को सेकंड में लाएंगे तो 60 से गुना, तो 2 से 30 दूना 60 यानी 51 मिनट 60 सेकंड। मिनट को सेकंड में लाएंगे 60 से गुना, 1/2 मिनट है सेकंड तो 60 से गुना कीजिएगा, 30 दूना 60 यानी 51 मिनट 30 सेकंड। देखिए का एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से 5 गुना, तो एक्सटीरियर एंगल अगर 1 है तो इंटीरियर एंगल 5 गुना कितना हो जाएगा 5। अब यार देखें कोई भी अगर पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, ये इसका बाह्य कोण है और ये अंतः कोण। आपको पता है कि सर स्ट्रेट एंगल पर एक ही तरफ टोटल कोण बनता है, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल। स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा पर एक ही तरफ टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। ये चीज आपको पता है। अब करना कुछ नहीं है, इंटीरियर एंगल है 5 यूनिट, एक्सटीरियर 1, तो दोनों का योग इंटीरियर एक्सटीरियर कितना 6, पर एक्चुअल में योग होता है कितना 180, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना 30 हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अब का यार भुजाओं की संख्या, आप सबको पता है सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों के योग में अगर एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा भुजाओं का संख्या कितना 12। देखिए का ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी होगा यहाँ पे। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास ए बी है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि पर हो। तो यार चक्रीय है यानी कि ये सर्कल होगा, क्लियर है। और आगे इसने बोला कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। व्यास कहने का मतलब है कि ए बी सेंटर से पास हो रहा होगा, ए बी व्यास है। आगे कहा AC और BD विकर्ण E बिंदु पर काटते हैं। AC और BD एक दूसरे को E बिंदु पे काटते हैं। तो देखें ये AB, सपोज ये C है और ये D है। का AC और BD विकर्ण, AC और BD, ये AC और ये BD का ये विकर्ण जो है एक दूसरे को E पॉइंट पे काटता है। आगे आपको इसने दे क्या रखा है, कहा गया यार कि एंगल DBC 35 डिग्री है। देखिए DBC ये वाला एंगल दिया है आपको कितना डिग्री 35 डिग्री। आपसे बोला AED ये वाला एंगल पूछा है। तो आप एक चीज बताना, ये तो आप लोगों को पता है ही कि अगर ये जीवा है तो जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ जितना भी कोण बनेगा सारा आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाले सारे कोण बराबर। तो यार अगर ये 35 है, देखिए अगर ये DC जीवा है तो जीवा द्वारा ये परिधि पर बना कोण कितना है 35, तो इसी जीवा द्वारा इधर ये परिधि पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी आप बोलेंगे सर 35 डिग्री हो जाएगा, ओके ना। और आपको ये भी चीज पता है कि सर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, व्यास है सेंटर से पास हुआ तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा। कहीं भी व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो देखें यार ये व्यास है, AB व्यास है, तो व्यास द्वारा ये परिधि पर बना कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे त्रिभुज ADE में तो 2 कोण मालूम, तीसरा निकालना है तो 180 में से 2 कोण को जोड़कर घटा दीजिए, 90 और 35 को जोड़कर घटाइएगा, ये कितना है 125। तो 180 में से 125 गया कितना डिग्री 55 डिग्री हो जाएगा। देखिए कहा 60 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 42 रुपए प्रति केजी वाला चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए
जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए पर केजी के मूल्य में बेचने पर 12% लाभ मिले। दो प्रकार के चीनी का रेट दिया, पहला का रेट है 60, दूसरा का रेट है 42। अब का इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनाना, उस मिश्रण को 56 रुपए पर केजी बेचे। देखें यार, यहाँ ये विक्रय मूल्य दिया है, आपको पता है एलिगेशन में हर जगह का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ अगर सीपी लिए, यहाँ क्रय मूल्य लिए, तो यहाँ भी क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। पर का मिश्रण को 56 रुपए पर केजी के भाव से बेचे, 12% लाभ हुआ। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको क्रय मूल्य। 56 के भाव से बेचे तो 12% लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। अब करिए, काटिए यार। देखें यहाँ से 4 से 25 चौक 100, 4 से 4 दूना 8, 4 8 32, 28 दूना 56। तो ये 25 दूना कितना हो गया कॉस्ट प्राइस? 50। 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गया 8। रेशियो छोटा कीजिए, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 4:5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 16a² - 12a में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। का इसमें क्या जोड़े ताकि रिजल्ट जो प्राप्त हो। मान लेते हैं के जोड़ते हैं, तो ये जो रिजल्ट आया ना, के जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया का ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए यार, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c। अगर ये द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होगा जब b² = 4ac होगा। आपको तो पता ही है विवेचक क्या होता है, b² - 4ac। तो अगर ये रूट के अंदर है b² - 4ac, तो अगर b² - 4ac 0 रहेगा तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो देखें यार, b² - 4ac बराबर 0 लेंगे तो पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग तभी होगा जब b² बराबर हो 4ac। b² बराबर 4ac। तो देखें यहाँ ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। का इसमें क्या जोड़े ताकि रिजल्ट पूर्ण वर्ग हो जाए। हमने माना के जोड़ दिए, जो रिजल्ट आया ये पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग अगर है तो क्या होगा? b² बराबर 4ac। आपसे बोला के का वैल्यू निकालना, तो यार b है -12, b का वैल्यू कितना? -12। -12 का स्क्वायर 144, तो 4। a का वैल्यू 16 और c का वैल्यू है कितना? k। काटिएगा तो 4 से कै बार में कटेगा? 4 × 12, 4 × 32। क्लियर है ना? 4 × 12, 4 × 6 24 न होगा, खत्म आदमी। 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको काटिएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 से 36। अब ये काटिएगा तो 4 चौक 16, 4 × 36। तो के बराबर क्या हो जाएगा यार? 9/4। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू का जो इनकम है उसके खर्च से यानी एक्सपेंडिचर से 20% अधिक है। अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो इनकम हो जाएगा 20% ज्यादा, 120। 120 कमाए 100 उड़ाए तो सेविंग कर लिए है कितना? 20। अब आगे का, उसके आय में 60% और व्यय में 70% वृद्धि होती है। आय को अगर 60% बढ़ाइएगा तो 120 का अगर आप 60% निकालेंगे ना यार, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी इनकम कितना बढ़ गया? 72 का। एक्सपेंडिचर 70% बढ़ गया तो 100 का 70% 70। एक्सपेंडिचर 70 बढ़ गया का सेविंग कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखिए इनकम 72 बढ़ गया, खर्चा आप 70 ज्यादा कर रहे, इनकम 72 ज्यादा हो रहा, खर्चा 70 ज्यादा कर रहे, यानी कि सेविंग कितना ज्यादा करिएगा? 2। सेविंग 2 ज्यादा किए हैं कितना से? 20 से। परसेंट तो 100 से गुना, 20 बचे 100, 5 दूना 10%। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए का यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य इसके अंकित मूल्य का 5/9 है। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य का वाला नीचे यानी अंकित मूल्य 9 है तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 5 होगा। का उस वस्तु पर 20% लाभ होता है। तो आप बताएं यार 5 में खरीदे हैं, 20% लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ ये जानना चाहिएगा ना। तो 5 में खरीदे, इस पर 20% लाभ हुआ तो 5 का 20% यानी 1/5, 5 से 5 कैंसिल यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहा कि छूट प्रतिशत बताइए। तो अंकित मूल्य है 9 रुपया, बेचे हैं 6 में तो डिस्काउंट दिए, 9 का चीज था 6 में बेचे यानी डिस्काउंट दिए कितने का, 3 का। तो बोला डिस्काउंट परसेंट, 3 का डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य बट्टा में परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 3 तिया 9, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। देखिए का तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12,000 की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापिस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितना राशि अदा की गई, कितना पैसे टोटल दिए यानी कि अमाउंट पूछा है। तो यार देखें पहले 13 जनवरी, जनवरी होता है कितने महीने का, 31 महीने का। तो 13 जनवरी को उधार लिए तो रिमेनिंग कितने दिन का ब्याज मिलेगा। तो 31 में से अगर 13 घटाइएगा तो ये ब्याज मिलेगा कितने दिन का, तो 8 यानी कि 28 दिन का जनवरी, पगला है का 18 दिन का जनवरी में, ओके ना। उसके बाद फरवरी में कितने दिन का मिलेगा, 28 दिन का। आगे बढ़िए, मार्च कितने दिन का, 31 दिन का। अप्रैल 30, मई 31 और जून में कितने तारीख को पैसा दिए हैं, 8 जून को, तो 8 तारीख तक ब्याज लगेगा। यानी टोटल डे कितना हो गया, टाइम टोटल कितना, तो सबको ऐड कर लीजिए, 8 है 1, 9 है 1, 10, 8, 18 और 8, 18 और 8 26, हाथ में रहा 2, 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12 2 13। देखिए यार ऐड करेंगे, सॉरी यार यहाँ पे 146 होगा ना, 146 दिन है, अगर ईयर में लाइएगा तो 365 से डिवाइड, ये टाइम आ गया। अब आपको ब्याज पहले निकाल लेते हैं यार, ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन 12,000, समय है 146/365, अगुना ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टा में 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको काट पीट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ब्याज आ जाएगा, अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन तो है नहीं। देखें का राशि 100 रुपया को ABC में बांटा गया, टोटल 100 रुपए है जिसको ABC में बांटे का ए और बी के हिस्से का रेशियो 6:7 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ देखें यार बी का हिस्सा यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं, ए और बी के हिस्से का रेशियो है 6:7, बी और सी के हिस्से का रेशियो है 3:2। बी कॉमन है तो बी को इक्वल बना लीजिए, 3 से यहाँ और 7 से यहाँ, तो आ गया ए बी सी, ए का 6 तिरिक 18, बी का 7 तिरिक 21, सी का 7 दूना 14। अब यार टोटल राशि यानी तीनों को मिलाकर टोटल, आगे कहा क्या है, ए और सी के हिस्से का अंतर 540, ए और सी के हिस्से का अंतर है कितना, 4 यूनिट का, पर दिया है 540 का। एक्स का मान निकालना, एक्स यानी टोटल, टोटल यानी तीनों को मिलाकर, 4 1 5 8 13, हाथ में रहा 1, 1 का 2 3 1 4 और 1 5, 53 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 बराबर 540, 1 बराबर 540/4 गुना 53, क्लियर है। अब इसको काटिएगा तो 4 से 1 बार, ठीक है ना, 4 तिया 12, 4 5 20, 5 तिया 15, इकाई स्थान 5 है किसका, ऑप्शन सी का।
देखिए का बी और सी मिलकर जितना काम करता है ए उतना ही काम कर सकता है, यानी कि ए अकेले जितना काम करेगा बी और सी मिलकर उतना काम करेगा। ये पहला डाटा है। अब आगे का ए और बी मिलकर काम को 9 घंटे 36 मिनट में, ए और बी दोनों मिलकर काम करता है 9 घंटा 36 मिनट। तो टाइम को अरेंज कीजिएगा, 9 घंटा 36 मिनट है तो ये 9 प्लस 36 मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड। तो यार देखें 12 तिया 36, 12 पचे 60, 9 पचे 45 और 3 48/5 हो जाएगा। ओके ना। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करता है कितने दिन में? 48/5। दिन है तो दिन, आवर है तो आवर में। कहा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है यार, सॉरी, आज सेट में भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये सी है। का सी इस काम को और सी इस काम को और सी इस काम को 48 घंटे में करेगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। 48/5 से डिवाइड करिएगा, 48 एक कम तो 5 एक कम 5, 48 एक कम 48। अब बी का वैल्यू निकालना है तो देखें ना, यहाँ पे बी है इस इक्वेशन में, तो इसको ले लेते हैं। आप बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 5 काम। ए और बी एक दिन में 5 काम। अब यार ए के जगह क्या बी प्लस सी लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस। ए के जगह क्या लिख सकते हो? बी प्लस सी, और प्लस बी तो है ही। बी प्लस बी कितना? 2b। और सी का एफिशिएंसी है कितना? 1, तो सी के जगह 1 और बराबर 5। तो 2b बराबर 1 उधर जाके घटेगा 4, तो b बराबर कितना आ गया? 2। यानी ये b का एफिशिएंसी आ गया कि b एक दिन में 2 काम करेगा। b एक दिन में 2 काम करेगा। सवाल का b पूरा काम कै दिन में? एक दिन में 2 काम, तो 48 काम कै दिन में? तो 48/2 b के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 24 दिन में। घंटा है तो आवर है तो आवर, मिनट है तो मिनट, डे है तो डे। 24 आवर है तो आवर, टाइम आवर में दिया है ना यार, 9 घंटा 48, तो आंसर होगा आवर में। देखिए का 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में 15-12 घंटे लेता है, तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर देगा। पहला पाइप जो है 15 घंटे में भर देगा, दूसरा पाइप 12 घंटे में, और तीसरा पाइप जो है ये 4 घंटे में खाली करेगा। तो यार टैंक का कैपेसिटी कितना? 60। 15 चौक 60 भरने वाला प्लस से, 12 पचे भरने वाला प्लस से, 4 से 15 चौक 60 खाली करने वाला माइनस से। अब आगे कहा इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, यानी कि ए को खोले हैं 8 बजे, बी को खोले हैं 9 बजे एंड सी को खोले हैं 11 बजे। आप एक चीज बस ये बताइए कि सी जब ओपन होगा, चूंकि सी खाली करने वाला नल है, तो सी जब ओपन होगा तब से टैंक क्या हो जाएगा? खाली होना शुरू होगा। तो आप बताइए सी को ओपन होने तक ए कितना देर चला है? तो 8 और 3 11, यानी ए चला 3 घंटा। तो मेरे भाई ए 1 घंटा में 4 यूनिट भरता है, तो 3 घंटा में कितना भर देगा? 12 यूनिट। अब आगे सवाल में है कि बी 9 बजे ओपन हुआ, तो सी को ओपन होने तक बी कै घंटा चला? तो 2 घंटा चला। तो यार बी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा, 2 घंटा में कितना भर देगा? 10 यूनिट। तो यार आप बताएं 12 और 10 कितना भर गया? 22 यूनिट भरा है। कितना टैंक भरा है? 22। और जैसे ही 11 बजा सी भी ओपन हो गया, तो ए और बी तो पहले से ओपन था ही, सी भी अगर ओपन हो गया तो अब ए बी और सी तीनों नल ओपन है। समझ पा रहे हैं बात को? अब तीनों ओपन है तो आप बताइए ए 4 भरेगा, बी 5 भरेगा और सी 15 खाली कर देगा। जब तीनों साथ में चलेगा ना तो ए और बी 9 भरेगा, सी 15 खाली करेगा। जब इकट्ठे चलेगा तो अब टैंक में पानी जाएगा नहीं, बल्कि हर घंटे 6 लीटर पानी निकलने लगेगा। तो कहा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? अच्छा आप बताना, टैंक भरा है कितना? 22। भरा है कितना? 22। अब 1 घंटा में अगर 6 लीटर खाली करता है तो पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? तो कई बार लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यार ये टैंक है 60 लीटर का, इसमें पानी भरा हुआ है 22 लीटर ही,
हम बोले इस टैंक को खाली करिए तो कितना पानी निकालेंगे तो खाली हो जाएगा। अलग बात है ये टैंक 60 लीटर का है, लेकिन इसमें पानी भरा है कितना, पानी तो 22 लीटर भरा है, तो 22 लीटर निकाल दीजिएगा, टैंक खाली हो जाएगा। 1 घंटा में 6 लीटर पानी निकलता है, तो 22 लीटर कै घंटा में निकलेगा, तो 22/6 यानी 11/3, यानी कि 3 सही 2/9 घंटा, सॉरी 3 सही 2/3 घंटा, यानी 3 घंटा 2/3 आवर को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना, 20 दिया 60, 20 दूना 40, 3 घंटा 40 मिनट में खाली हो जाएगा। खाली होना शुरू हुआ था कै बजे, 11 बजे, 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट लगा, तो 11 और 3, 11 3 14, 14 यानी कि 2:40। ये अच्छा आसान सा सवाल है। कहा चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाए हैं, तो कहा क्या नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। 3 लीटर मिश्रण था, उसमें चीनी है कितना, 60%। 1 लीटर पानी मिला दिए तो नया मिक्सचर हो गया 4 लीटर। इस 4 लीटर में चीनी कितना है, हमने मान लिया X%। दोनों चीनी है अतः आपस में बराबर। अब यार परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से काटिएगा 15 चौक 60, तो X बराबर 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर बी। चलें यार आज के लिए यही तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।